प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। हिंदी साहित्य क्लासेज पीआर सर में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। थोड़े दिन गैप हो गया बीच में, लेकिन आज आपके लिए मैं हिंदी साहित्य कक्षा 12 के अध्याय 6 रघुवीर शाही की कविता का वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें कविता है बसंत आया और दूसरी है तोड़ो। तो इन दोनों कविताओं का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे सह प्रसंग व्याख्या। उससे पहले रघुवीर शाही जी के बारे में कर्तृत्व और वक्तृत्व जानते हैं, क्योंकि आपके 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो रघुवीर शाही भी काफ़ी महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें, अपनी राय ज़रूर दें। आपका सपोर्ट और समर्थन मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। रघुवीर शाही का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी संपूर्ण शिक्षा भी लखनऊ में हुई। वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। एमए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, जो कला वर्ग के विद्यार्थी कर सकते हैं। रघुवीर शाही पेशे से पत्रकार थे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में काम किया। बाद में आकाशवाणी में भी काम किया। कुछ समय तक वे हैदराबाद प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना, तो ये प्रतीक और कल्पना पत्रिकाओं के नाम है, जुड़े रहे। कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान पत्रिका जो निराला किया है उसका भी संपादन किया। और रघुवीर शाही नई कविता के कवि है। उनकी कुछ कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित है, जो 1943 में शुरू किया था अज्ञे ने, 4 सप्तक। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है। उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के जो अनुभव है उनकी अभिव्यक्ति हुई है। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। रघुवीर शाही ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक उपयोग किया है। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती है जिसमें मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है। उस छिपी मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का उद्देश्य होना चाहिए, यह दायित्व है, ये मानते थे वो कवि रघुवीर शाही। मैं आपको बता दूं कि कवि रघुवीर शाही का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1929 में और निधन 1990 में हुआ। इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी नई काव्य भाषा का विकास किया। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से हमेशा बचते थे। व्याक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रमुख विशेषता रही है, यानी बिना की डर के और आवेग रहित ऐसी सरल सीधी भाषा में। रघुवीर शाही ने मुक्ति छंद के साथ साथ छंद में भी काव्य रचना की है। जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना, कथा और वृत्तांत में करना उपयोग करते हैं। अब उनकी कुछ जो है वो, ये तो उनका था वक्तृत्व, अब इनका पढ़ते हैं कर्तृत्व, जिसमें काव्य कृतियाँ हैं। सीढ़ियों पर धूप, जो भी हाईलाइट है इनको आपको याद करना है। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, ये इनके काव्य कृतियाँ हैं। 6 खंडों में इन्होंने रघुवीर शाही रचनावली प्रकाशित की, जिसमें उनकी लगभग सभी रचनाएं शामिल है। लोग भूल गए काव्य संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परीक्षा के लिए भी विद्यार्थियों पूछा जाता है कि किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो लोग भूल गए काव्य संग्रह पर। अब अपने पाठ्यक्रम में जो दिया हुआ है, जो कविताएं दी हुई वह है, पहली है बसंत आया। कविता कहती है कि आज मनुष्य का प्रकृति से जो रिश्ता है वो टूट चुका है या टूट गया है। बसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर के माध्यम से पता चलता है या जाना जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावतः घटित होते रहते हैं। पत्ते झड़ते हैं, कोंपलें फूटती है, हवा बहती है, ढाक के जंगल, पलाश के जंगल देखते हैं, जलते हैं। कोमल भरमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाहें उन पर जाती नहीं है और हमें पता ही नहीं चलता है कि कब कौन सी ऋतु आई और गई। हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है कि हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमें प्रकृति के जो स्वाभाविक परिवर्तन है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना भी छिपी है, यानी कि जीवन की जो समस्या है उसका भी वर्णन किया गया। प्रकृति से अंतरंगता यानी संबंध को व्यक्त करने के लिए कवि ने देश शब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया है। अशोक वृक्ष और कामदेव का महीना, बसंत ऋतु, पंचमी, नंदनवन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवन के अनुभवों की भाषा ने इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया। कविता में बिंबों और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। दूसरी कविता है विद्यार्थियों तोड़ो।
तोड़ो उद्बोधन परक कविता है, जिसमें हमें एक आशा का संचार करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। इसमें कवि सृजन हेतु निर्माण हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर, बंजर भूमि को तोड़ने का आह्वान करता है, आह्वान बुलावा। प्रतीक भूमि को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक शुरुआत है, परंतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता, वर्ण सर्जन करने के लिए, यानी कि कुछ निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया रूप दे दिया है। यह बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी बंजर है, यानी मानव मन बंजर का तात्पर्य है कि हमारे अंदर दुविधाएं, बाधाएं, संकट, निराशा ये भाव है, उसको हटाते नहीं तब तक हम सर्जन नहीं कर सकते। कवि मन में व्याप्त ऊब यानी उदासीनता और खीज यानी ईर्ष्या, घृणा को तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है। मन के भीतर की उदासीनता सर्जन में हमेशा बाधा उत्पन्न करती है। कवि सर्जन का आकांक्षी है, यानी कि निर्माण करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, इसलिए उसको भी दूर करने की बात कहता है। इसलिए कवि के मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ता है और इससे कविता का अर्थ विस्तार होता है। तो विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं कविता और पढ़ते हैं बसंत आया कविता। तो यहाँ पर देखो, इसका आपको पहले विद्यार्थियों प्रसंग लिखना होगा, स्वयं प्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो इसमें आपको प्रसंग क्या करना है कि प्रस्तुत अवतरण रघुवीर शाही की रचित कविता बसंत से लिया गया, बसंत आया से लिया गया, और इसमें बसंत ऋतु के आगमन के द्वारा आज के मनुष्य की जो नवीन शैली है, आधुनिक जीवन शैली है, उस पर एक कटाक्ष किया गया, ये बात बताई गई। तो कवि जैसे यह कहता है कि जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु यानी अशोक वृक्ष पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरवर यानी वृक्ष से गिरे बड़े बड़े पीले पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। और यह कैलेंडर से मालूम था कि उक्त दिन और उक्त बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, यानी कि बसंत ऋतु का आगमन होगा। दफ्तर में छुट्टी थी, ये था प्रमाण कि बसंत आ गई है। कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर देर देखेंगे कहीं डाक के जंगल, आम बोर आवेंगे, रस रस रंग रस गंध से लदे फूले फले, दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पीक भौरे, पीके नी कोयल भौरे भरमर आदि अपना अपना निर्माण कार्य शुरू कर देंगे, अभ्यास करके दिखावेंगे। ये नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन नहीं जानूंगा, नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। तो यहाँ पर इस कविता का भावार्थ हम करेंगे, और इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बताने की कोशिश की है। सहज सरल खड़ी बोली हिंदी भाषा और प्रसाद गुण में ये कविता रची गई है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। बसंत के आगमन से क्या क्या परिवर्तन प्रकृति में होते हैं, ये इस कविता में हम पढ़ेंगे। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार बहन अपने बड़े भाई को दा के कर संबोधित करती है, उसी प्यार और मधुर वाणी में किसी बंगले के पास अशोक वृक्ष पर कोई चिड़िया बैठी, संभवतः वो कोयली है जो क्या करती है, बोलती है, यानी कि ये एक संकेत था कि कोयल बसंत ऋतु में बोलती है और बसंत में ही उसकी मधुर आवाज़ हमें जो है वो धुन सुनाई पड़ती है। फिर बाद में आवागमन के कारण थोड़ी चहल पहल भी हुई सड़क पर, और सड़क के किनारे बिछी हुई, यहाँ पर कवि ने बताया लाल बजरी पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों या वृक्षों से जो पीले पीले पत्ते नीचे गिर रहे थे, तो उन पत्तों के गिरने से ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पीरा यानी पीले पत्ते, वो पत्ते चुरमुराने लगे, चुरमुराए यानी चुरमुराने लगे। पत्ते पीले होते हैं तो हम पैर रखते हैं तो वो टूट से जाते हैं। फिर कवि को क्या पता चला, तो यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, बड़े बड़े पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और खड़ी बोली हिंदी भाषा में हम बसंत आया कविता की सहज प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फिर कवि को और पता क्या चला कि कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, यानी कि बसंत ऋतु सर्दी के बाद में आती है, तो बसंत आती है तो हवा थोड़ी सी ठंडी
जो न है उसमें कम हो जाती है। इसीलिए कवि ने लिखा है कि ये संकेत था कि गर्म पानी से नहाई हुई जैसे हवा आई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, उत्प्रेक्ष अलंकार है और मानवीकरण अलंकार भी है। हवा को जैसे स्त्री की तरह नहाया हुआ बताया गया है, नहाते हुए, तो ये पर यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। खिली हुई हवा आई, तो बसंत ऋतु में वातावरण बहुत ही मधुर और अच्छा हो जाता है, इसीलिए खिली हवा आई यानी अच्छी। कहने का मतलब है शीत ऋतु सर्दी के तुरंत बाद बसंत का आगमन होता है, तो वो हवा आनंद देने वाली होती है। फिरकी सी आई, यहाँ पर उपमा अलंकार है, यानी कि घूमती घूमती हुई फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते चलते, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, चलते 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 में, और अनुप्रास भी है, यानी कि हवा हिलोर लेती हुई घूमती हुई आई और चली गई। फिर कवि कहता है, इस प्रकार मुझे पता चला कल मैंने जाना कि बसंत आया। फिर कवि आगे और क्या कहता है, कल मैंने जाना कि बसंत आया, यानी कि वातावरण में फुटपाथ पर चलते हुए, फुटपाथ यानी रास्ता, चलते हुए मैंने जाना कि बसंत ऋतु आ गई है। भाव इसका अर्थ यह है कि प्रकृति में बदलाव जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, परिवर्तन है, किंतु हम आधुनिकता की इस भागम भाग में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब प्रकृति में कौन सा परिवर्तन हुआ, और हम उसी में खोए रहते हैं। यानी कि एक अंधी दौड़ है और इस कारण हम अपनी संस्कृति को है वो भूल रहे हैं, कवि का कहने का अर्थ ये है। इसलिए हम प्रकृति को नहीं पहचान करके कैलेंडर है या अन्य किसी माध्यम से हमें पता चलता है कि कब आज क्या दिन है या कौन सा वार है। अमुक दिन, जैसे अपने बुजुर्ग वगैरह होते थे, तो बुजुर्ग या अपने जो पूर्वज थे वो किस तरीके से सूर्य को देख करके, सूर्य की छाया को देख के या तारों को देख के, नक्षत्रों को देख के बता देते थे कि अब इतने बजे है। तो वो उसी की बात यहाँ पर की गई है। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने होवेगी पंचमी, यानी कि बसंत ऋतु का आगमन। मदन महीना मतलब कामदेव का महीना होता है, वो बसंत ऋतु ही कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रकृति का एक आनंद प्रदान करने वाला समय होता है। इस प्रकार फिर क्या कह रहे हैं आगे कवि यहाँ पर कह रहे हैं, देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर कि कैलेंडर को देख करके जान लिया था कि उस दिन और उस वार को बसंत पंचमी आएगी, और इस बात का ये सबूत भी, प्रमाण भी है कि इस दिन कार्यालय की छुट्टी रहेगी। भाव ये है कि आज के इस भागम भाग या आपधापी भरे आधुनिक जीवन शैली में कैलेंडर से ही हमें पता चलता है कि कौन सी ऋतु का आगमन हुआ है या किस ऋतु, कौन सी ऋतु अब आई है, उसकी सूचना हमें इस प्रकार मिलती है। हम प्रकृति से, कहने का मतलब है प्रकृति से जो हमारा रिश्ता है वो टूट चुका है, ये इस बसंत आया कविता में, कविता के माध्यम से कवि ने ये समझाने की कोशिश की है। दफ्तर में छुट्टी थी, ये प्रमाण था कि बसंत ऋतु आ गई, और कविता पढ़ते रहने से ये ज्ञात था। बाद में देखो कविता, कवि और कहते हैं, कविता पढ़ने रहने से अर्थात पुस्तकों का अध्ययन करने से भी ये पता चलता है कि बसंत के आगमन पर जो है वो पलाश के जो वृक्ष हैं या जो पेड़ हैं वो किस तरीके से धधकने लगते हैं। बसंत के आगमन से पुनः वे वापस ढाक के, या पलाश के वृक्ष जो है वो हरे भरे होते हैं, आम फिर से बोरा जाते हैं, बोर लग जाते हैं उन पर, यानी कि आम के जो वृक्ष हैं उन पर भी फूल वगैरह आ जाते हैं। रस गंध स्वाद चारों ओर फूल फल की खुशबू प्रकृति के अंदर फैल जाती है। नंदन वन, यानी कि जो आनंद प्रदान करने वाले जंगल है, वन है, उनमें भी एक कहने का अर्थ है कि वो प्रकृति का रूप उसमें दिखाई देने लगता है। उसमें चारों ओर खुशबू फैलना और एक नया रूप प्रकृति का बसंत आने से शुरू हो जाता है। और मधुमस्त पीक, यानी कि मधुमस्त पीक यानी कोयल की मधुर ध्वनि, भंवरों का चारों ओर गुंजन, ये सब अपना अपना जो है वो कार्य करना शुरू कर देते हैं जैसे बसंत का यहाँ आगमन होता है। लेकिन कवि ये कहते हैं कि इस चीज़ को नहीं पहचान के ये हमें सब बता देते हैं कि बसंत का आगमन है, लेकिन हम इस चीज़ को नगण्य कर देते हैं और केवल आधुनिक शैली में रहते हुए कैलेंडर या अन्य पुस्तकों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि ये इस ऋतु का आगमन हुआ है। ये नहीं जाना था, यानी कि ये जो कोयल है, भरमर है, गुंजन है, पर यह प्रकृति की हरियाली है, या फूलों का खिलना है, कोंपलें निकलना है,
पत्तों का झड़ना है, उससे हम नहीं पहचान करके साहित्य ज्ञान के आधार पर या कैलेंडर के आधार पर कहने का अर्थ ये है कि इस आधुनिक जीवन शैली के कारण एक दिन ऐसा हमारे जीवन में आएगा जब मुझे बसंत के आगमन का पता इसी तरह से चलेगा कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया। तो इस प्रकार ये कवि ने इसमें वर्णन किया आधुनिक जीवन शैली में मनुष्य किस तरीके से प्रकृति से बिल्कुल अलगाव हो रहा है या प्रकृति से बिल्कुल उसका रिश्ता टूट रहा है। ये इस कविता की प्रेरणा है। इसमें संदेश दिया गया कि हमें प्रकृति से जुड़ना है, प्रकृति से दूर नहीं रहना है और प्रकृति के परिवर्तन को हमें हृदय से अनुभव करना है, महसूस करना है। इस स्थिति को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसी बात को लेकर कवि ने यहाँ पर जो है वो एक तरीके से हम पर कटाक्ष व्यंग्य आक्षेप किया है। पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार है, भाषा सहज और सरल है, बिंबु प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये बसंत आया कविता पूरी हो गई। अब हम दूसरी कविता, छोटी सी कविता तोड़ो, यानी कि क्या तोड़ना है। जैसे खेत को बोते हैं तो उसके लिए पहले भूमि को समतल करते हैं, उपजाऊपन बनाते हैं, खाद बीज देते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं और बंजर भूमि को हम सही कराते हैं, उपजाऊपन उत्पन्न करने वाली बनाते हैं। वैसे ही मनुष्य जीवन में भी कई प्रकार बाधाएं होती है, समस्याएं होती है, निराशा है, हताशा है, उधर उनको हटाने की बात यहाँ पर कही गई। तोड़ो का मतलब ये है कि वो सब जीवन से हटाना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। सृजन और निर्माण आपके जीवन में हो सकता है। तो यहाँ देखो पुनरुक्ति प्रकार तोड़ो तोड़ो तोड़ो। तो तोड़ने का अर्थ मैंने आपको बताया क्या तोड़ना, ये पत्थर ये चट्टान, यानी ये पत्थर ये चट्टान है। तो इसमें भी आपको सह प्रश्न वाक्य करनी है। तो प्रस्तुत पद्यांश रघुवीर शाह की कविता तोड़ो से लिया गया है और इसमें उपजाऊ भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया कि भी अधिक से अधिक निर्माण कार्य कैसे हो सकते हैं, अधिक से अधिक उपजाऊ कैसे हो सकती है, उत्पादन कैसे हो सकता है। जैसे जमीन का में जो सुधार करते हैं वैसे ही मनुष्य जीवन का निर्माण करने के लिए भी हमें कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ता है। यानी कि जैसे कोई उबड़ खाबड़ जमीन है तो उसमें पत्थरों चट्टानों अर्थात पथरीली भूमि को तोड़कर हम समतल करते हैं। तो मानव जीवन में भी इसी प्रकार से व्यर्थ के बंधन जो है, रुकावटें हैं, झूठे बंधन, टूटे बंधन, यानी कि अंधविश्वास है या जो रुकावट होती है जीवन में, उनको हटाने की बात पर कवि की के द्वारा यहाँ कही गई। तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है। जिस प्रकार हमें पता है कि मिट्टी में रस होता है, मिट्टी में उपजाऊपन होता है, लेकिन उसको बनाना पड़ता है तब वो उत्पादन होता है। और इसी उपजाऊपन से उगती है दूब, यानी घास उगती है और उससे पृथ्वी फिर बाद में हरी भरी हो जाती है। तो मानव मन को भी उर्वर बनाने के लिए जो रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास है, उनको तोड़ना होगा। और मन रूपी मैदान पर, मन के मैदानों पर, यानी मन रूपी मैदान रूपक अलंकार है। व्यापी यानी फैली हुई कैसी ऊब यानी उदासीनता है और इसी उदासीनता को कवि कह रहा है कि आपको खत्म करना है और सारी बाधा और चिंताओं से अपने आप को मुक्त रखना है, जीवन को सुंदर बनाना है। आधे 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 गाने, तो नहीं तो अपना जीवन आधा अधूरा रह जाएगा। आधे आधे गाने काटते हैं, आधे आधे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी कि फिर जीवन अपना आधा अधूरा रह जाएगा और हमें सुंदर फूल रूपी गीतों का सृजन करके जीवन को संपूर्ण जीवन बनाना है। ये यहाँ पर बताया गया। आगे देखो बाद में क्या बताया, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये उसर बंजर तोड़ो, यानी कि ये अनुपजाऊपन जो है ज़मीन का, उसको समाप्त करके उपजाऊपन बनाने की ज़रूरत है। बंजर भूमि को देख करके या खोद करके आपको समतल करने की आवश्यकता है। उस चारागाह के लिए जो ज़मीन छोड़ी गई है, चरती परती तोड़ो, यानी कि चारागाह के लिए जो ज़मीन छोड़ी गई है उसको भी आपको क्या करना होगा, उपजाऊपन बनाना होगा, तब वो खेती के लिए होगी। और ज़मीन में जो रस होता है यानी जल होता है, उसी से बाद में जो बीज है वो धरती से निकलता है, उसका पोषण होता है। कवि कहता है कि मन की उदासीनता को भी इसी प्रकार से आपको खत्म करना होगा। मन की खींच को यानी मन की उदासीनता को खत्म करना होगा और खत्म करके यदि आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तभी आपका मन जो है वो सृजन कार्य में लगेगा, तभी जाकर मन की उदासीनता यानी निराशा समाप्त होगी और आपका जीवन का विकास होगा। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, तो यहाँ गोड़ो का मतलब खोदो। क्या खोदो कि एक तरफ ज़मीन को खोद कर उपजाऊपन बनाना है और मन की जो ऊब है यानी कि उदासीनता है, निराशा है, हताशा, चिंता है, बाधा है, रुकावटें हैं, उनको आपको हटाना है। इस प्रकार सहज खड़ी बोली प्रसाद गुण के अंतर्गत ये जो रचना है आपको मैंने बताई। अब इसके कुछ प्रश्नों को हल कर देते हैं। बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? तो चिड़िया के कूकने से और पीले पत्तों को देख करके, कैलेंडर से देख करके, बसंत पंचमी की छुट्टी को देख करके कवि को ये सूचना मिली। फिर देखो यहाँ पर है अगला प्रश्न है, कोई 6 बजे सुबह फिर की सियाई चली, पंक्ति की नींद भाव स्पष्ट कीजिए।
तो इसका भाव पक्ष और कला पक्ष, यानी कि इसका आपको भाव पक्ष लिखना विद्यार्थियों। यानी कि बसंत ऋतु तो आती है जब तो सुबह सुबह हवा बड़ी सुगंधित और सुखद प्रदान करने वाली, ताजगी प्रदान करने वाली होती है, परंतु वह फिरकी सी गोल गोल घूमती है तथा तेज़ी से आती जाती है। कवि ने उसे गर्म पानी से नहाई हुई भी बताया गया है उपमा अलंकार के माध्यम से, क्योंकि ज़्यादा उसमें शीतलता नहीं रहती। बसंत ऋतु में वातावरण एक तरीके से न ज़्यादा गर्म न ठंडा, इसी प्रकार से रहता है। तो इस प्रश्न का ये उत्तर है। अब यहाँ पर देखो आपको जो है वो अलंकार बताने हैं। बड़े बड़े पीरे, तो बड़े बड़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पीरे पते में अनुप्रास अलंकार है। कोई 6 बजे जैसे सुबह, तो इसमें मैंने पहले बताया उत्प्रेक्षा और मानविकरण अलंकार है। फिर किसी चली गई, यानी कि ये नहीं है, गर्म पानी से नहाई, यानी हवा को इस तरीके से नहाते हुए जैसे बताया गया, तो यहाँ पर इसमें सेकंड में। और जैसे 6 बजे से उत्प्रेक्षा अलंकार है। खिली हुई सी आई उपमा, इसमें आपके उपमा और मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मनुष्य की तरह यहाँ पर बताया गया। तो खे में तो आपके उत्प्रेक्षा मानवीकरण है और गे में भी उपमा और मानवीकरण है। देर देर देखेंगे, इसमें पुनरुक्ति हो गया देर देर में तो आपके, और कहीं ढाक के पते, तो अनुप्रास भी इसमें है। इस प्रकार ये आपको लिखना है। फिर देखो अगला प्रश्न मैं आपको एक और बताता हूँ। बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? कवि की चिंता है कि आज अपना जो मनुष्य का संबंध है प्रकृति से वो टूट रहा है और प्रकृति के अनुभवों को मनुष्य अनुभव नहीं कर रहा है, यही कवि की चिंता है। तोड़ो कविता में देखो पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक हैं? तो ये दोनों ही बाधा और अनुपजाऊपन के प्रतीक हैं, यानी कि निराशा, हताशा, उदासीनता के प्रतीक है। भाव सौंदर्य लिखना है आपको इसको, यानी कि भावार्थ करना है। तो बाद में देखो तोड़ो तोड़ो से हुआ है, अतः तोड़ो घोड़ो घोड़ो से विचार कीजिए। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका मतलब है, कवि ने कहा है कि जो भी जैसे पथरीली ज़मीन होती है तो उसको हम पत्थरों को तोड़ते हैं, दूर करते हैं और हटाते हैं, तो वही बात है खोद करके तोड़ो और घोड़ना का अर्थ यहाँ लिखा है। वैसे ही अपने जीवन में भी समस्याओं को तोड़ना होता है, दूर करना होता है। ये झूठे बंधन, तो धरती को हम जानने से तात्पर्य झूठे बंधन और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है? यानी धरती की उर्वरक शक्ति को जानना है और अपने खुद के अंदर जो उर्वरक शक्ति है, सर्जन शक्ति है, उसको जानना है। झूठे बंधन यानी कि बाधाओं से हट करके, बाधाओं को तोड़ करके। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर देखो आधे आधे गाने से कवि का कहना है कि मन रूपी मैदान पर जो उदासीनता छाई हुई है, वो उदासीनता जब तो दूर नहीं होगी तब तक आपका काम आधा अधूरा ही होगा, पूर्ण रूप से आप काम नहीं कर पाओगे और सृजनशीलता का जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि उदासीनता आपने हटाई तो आपका कार्य अच्छा होगा और जीवन में पूर्णता आ जाएगी। तो आधे अधूर से गान से या पूर्ण सर्जन से, निर्माण से बचने के लिए कवि ने उदासीनता, निराशा को हटाने की बात कही है, इसलिए कहा है आधे आधे गाना। इस प्रकार विद्यार्थियों इस पूरे पाठ को मैंने आपको इस तरह समझा दिया है। आप जरूर इसका अध्ययन करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।